इस वक्त अटलांटिक ओशन चौक हो चुका है। कई सौ कंटेनर लाइन में खड़े हैं। ये सब इस वेट में है कि ये 80 किलोमीटर की नदी को क्रॉस करके पैसिफिक ओशन में जाएं। ये जो 80 किलोमीटर का रूट है ये हमारी दुनिया के इम्पोर्टेड तरीन शिपिंग रूट में से एक है। इसे पनामा कैनाल कहते हैं। पूरी दुनिया का तकरीबन 6% सी ट्रेड साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान इसी चौक पॉइंट से गुजरता है। यही कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। हर साल तकरीबन 13 से 14 हज़ार कार्गो शिप्स इसी रास्ते से गुजरती हैं। अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट को यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट से कनेक्ट करने का यही सबसे सेफ और छोटा रास्ता है। मगर ये कैनाल अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अगर ये प्रॉब्लम दूर ना हुई तो इसका असर हम सब पर भी पड़ सकता है। इंजीनियरिंग के शाहकार इस कैनाल के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है जो इसकी बर्बादी की वजह बन सकता है। मैं हूं ताहिर नज़ीर और आप देख रहे हैं अक्स टीवी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। 150 साल पहले फ्रांस में फर्डिनेंड दी लेसप नाम का शख्स वर्ल्ड में बहुत फेमस हो रहा था। फर्डिनेंड एक फ्रेंच डिप्लोमेट था जिसने 1869 में स्विस कैनाल बनाई थी, जिसकी वजह से रेड सी और मेडिटेरियन सी बहुत ही छोटे रूट से आपस में कनेक्ट हो गए थे। क्योंकि इससे पहले एशिया और मिडल ईस्ट से आने वाली शिप्स को पूरा अफ्रीका क्रॉस करके यूरोप और अमेरिका तक जाना पड़ता था। ये वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसी सक्सेस से कॉन्फिडेंस पाके फर्डिनेंड ने फैसला किया कि वो स्विस कैनाल की तरह अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को भी एक कैनाल बनाकर आपस में कनेक्ट करेगा। क्योंकि उस वक्त अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट लाइन से चलने वाली शिप्स को पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करके वेस्टर्न साउथ अमेरिका, एशिया और वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका तक जाना पड़ता था। ये तकरीबन 20,000 किलोमीटर की डिस्टेंस बनता था, जिसको शॉर्ट करने का बस एक ही तरीका था कि पनामा में एक आर्टिफिशियल छोटी कैनाल बनाई जाए जिसके रास्ते शिप्स आसानी से अटलांटिक से पैसिफिक और पैसिफिक से अटलांटिक ओशन में आ सकें। फर्डिनेंड को लगता था कि स्विस कैनाल की तरह वो ये कैनाल भी आसानी से बना लेगा, मगर उसका ये अंदाज़ा गलत था। अब यहाँ रास्ता बनाने का सिंपल वे ये था कि इस सारे हिस्से को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया जाए ताकि शिप्स के गुजरने की जगह बन जाए। मगर रियलिटी कुछ और ही थी, क्योंकि इस सारे एरिया में बड़े बड़े पहाड़ और जंगल थे और यहाँ पर बड़े बड़े तूफान आना एक आम बात थी। जब इंजीनियर्स यहाँ ब्लास्ट करते तो लैंड स्लाइडिंग हो जाती और बहुत से वर्कर मारे जाते। इसके अलावा यहाँ एक मसला येलो फीवर और मलेरिया का था। ये सारा रूट क्लियर करने में 8 साल लग गए थे और 20,000 वर्कर की डेथ हुई। इसीलिए पनामा कैनाल को दी वर्ल्ड डेडलिस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री कहा जाता है। इतने बड़े ह्यूमन और फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से इन्वेस्टर ने इस प्रोजेक्ट पर फंडिंग बंद कर दी और 1890 में फर्डिनेंड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई। अगले तकरीबन 14 साल इस प्रोजेक्ट पर काम रुका रहा। फिर 1903 में पनामा ने अमेरिका की सपोर्ट से कोलंबिया से आज़ादी हासिल कर ली और अमेरिका ने बदले में ये सारी ज़मीन पनामा से 100 साल की लीज पर ले ली। अमेरिकन लीडरशिप को आइडिया था कि अगर अमेरिका ने इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो उसके लिए पनामा कैनाल बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगले ही साल 1904 में अमेरिकन इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट पर काम दोबारा स्टार्ट कर दिया और इस दफ़ा अमेरिकन इंजीनियर्स के पास बहुत ज़बरदस्त आइडिया था। उन्होंने सोचा कि इस पूरी ज़मीन को हटाने की बजाय सिर्फ इन पहाड़ों को ऊपर से थोड़ा सा काट देते हैं और इस एरिया को पानी से भर देते हैं और फिर लॉक्स की हेल्प से शिप्स को चढ़ाया और उतार दिया करेंगे। लॉक्स असल में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से पोर्ट्स को अप एंड डाउन किया जाता है। इन लॉक्स की हेल्प से शिप्स आसानी से एक ओशन से दूसरे ओशन में आसानी से जा सकती थी। 40,000 वर्कर्स और बहुत सारी मशीनरी, स्टीम इंजन्स और एक्सीवेटर के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और फिर 10 साल के बाद 15 अप्रैल 1914 को पनामा कैनाल को शिप्स के लिए ओपन कर दिया गया। ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग फील्ड में एक रेवोल्यूशन था। ऐसी ज़बरदस्त इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज़ की गई थी जो आज तक किसी ने सोची भी ना थी। इसके अलावा इस कैनाल में पानी भरने के लिए 2 आर्टिफिशियल लेक्स भी बनाई गई थी। इस प्रोजेक्ट पर $375 मिलियन खर्च हुए और 5,000 वर्कर ने भी अपनी जान का नजराना पेश किया। इन्हीं लोगों की कुर्बानी और प्लानिंग की वजह से ये अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। आज ये कैनाल पनामा का सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रिसोर्स है। पूरे पनामा का 10% रेवेन्यू सिर्फ इसी कैनाल से आता है।
कैनाल कंट्रोल अथॉरिटी के डेटा के एनालिसिस के मुताबिक यहाँ से गुजरने वाले हर शिप से तकरीबन $10,000 से लेकर $3 लाख तक फ़ी ली जाती है और पीक सीज़न में ये प्राइस डबल भी हो जाती है। रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि एक केमिकल शिप ने यहाँ से गुजरने के लिए $2.4 मिलियन पे किए थे, बिकॉज ये लॉक्स ऑपरेट करने का प्रोसेस बहुत ही टेक्निकल और डिफ़िकल्ट है। इसके लिए लेबर के साथ साथ बहुत ही स्किल्ड इंजीनियर और मशीन ऑपरेटर्स भी चाहिए होते हैं। अब हम आते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ जिसने पनामा कैनाल का फ्यूचर डाउटफुल बना दिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अमेरिकन इंजीनियर्स ने इस रूट को बिल्कुल लेवल नहीं किया था, बल्कि पहाड़ों को थोड़ा ऊपर से काट कर 2 आर्टिफिशियल लेक्स बनाई ताकि इस हिस्से में पानी भरा जाए। गटून लेक एंड लेक एलजुएला ये वो 2 लेक्स हैं जिनसे पनामा कैनाल में पानी भरा जाता है। पानी भरने के बाद शिप्स को लॉक्स की हेल्प से ऊपर और नीचे करके एक ओशन से दूसरे ओशन में क्रॉस करवाया जाता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक इशू है कि पानी का वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब तक पनामा में बारिश खूब होती थी, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 2016 के बाद पनामा का मौसम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत चेंज हो गया है। 2019 में इतना सूखा पड़ा कि सब डर गए और यहाँ का वाटर लेवल इतना लो हो गया कि शिप्स के लिए यहाँ से गुजरना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया और पनामा ने शिप्स पर कार्गो रिस्ट्रिक्शन लगा दी ताकि उनका वेट कम हो और वो कम पानी में डूबे ना। और फिर सितंबर 2023 में पनामा गवर्नमेंट ने यहाँ पर डेली रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि यहाँ से डेली 32 से ज़्यादा शिप्स नहीं गुजर सकेंगी और इसके नतीजे में इस कैनाल के सामने कंटेनर शिप्स की लाइंस लग गई हैं। इस रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही बिकॉज बारिश की शदीद कमी हो चुकी है। 2023-1953 के बाद पनामा का दूसरा सबसे सूखा साल था। बारिश ना होने की वजह से ये लेक्स तेज़ी से ड्राई होती जा रही हैं और पनामा के लिए डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जा रही हैं। रिसेंटली पनामा गवर्नमेंट ने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसमें इस कैनाल के वेस्ट में एक और छोटा सा डैम बनाया जाएगा जिसे एक 8 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल से लेक गटून से कनेक्ट किया जाएगा ताकि ये पानी इस ड्राई होती लेक तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अभी तो ये प्लान डिस्कशन में है और अप्रूव होने के बाद एक्सपर्ट के मुताबिक इसे कंप्लीट होने में 2.6 ईयर का टाइम लग जाएगा। लेकिन इस दौरान इन शिप्स के लिए एक और रूट भी है और वो है आर्टिक रूट। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम गर्म हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, ये रूट शिप्स ओनर के लिए अट्रैक्टिव बनता जा रहा है और इसीलिए बहुत सी कंट्रीज़ की नज़रें इस रूट में आने वाले ग्रीनलैंड पर भी हैं। चाइना, रशिया, यूएसए, सारी वर्ल्ड सुपर पावर ग्रीनलैंड का कंट्रोल लेना चाहती हैं, मगर इसकी वजह सिर्फ ये आर्टिक का शिपिंग रूट नहीं है बल्कि ग्रीनलैंड अपने अंदर बहुत से खजाने छुपाए हुए हैं और जल्दी ही हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। जियोपॉलिटिकली और फिजिकली द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग और ये चेंजेस बहुत जल्द हम सबको इम्पैक्ट करने वाले हैं। सो इसीलिए हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।